वो अरुण जेटली को दोनों देना अपने आप में एक चीज है कि समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि अरुण जेटली कभी भी इकोनॉमिस्ट नहीं रहे हैं। वो टैक्सेशन लॉ जानते हैं, टैक्सेशन के एस्पेक्ट को जानते हैं, लेकिन भारत में टैक्सेशन का कंपोनेंट पूरे बजट में बहुत थोड़ा सा होता है। लिहाजा मुझे लगता नहीं है कि इतनी इंट्रिकेसी जिस इकोनॉमिक पोर्टफोलियो में होती है उसको अरुण जेटली को देख के कैसे अंजाम देंगे, मुझे हल्का सा डाउट है। कि हालांकि ठीक है, कई चीजें अपने हिसाब से चलती हैं, आप एक्सपर्ट्स की सलाह ले लेते हैं, अरुण जेटली इंटेलिजेंट भी है। लालू प्रसाद यादव को रेलवे महकमे की क्या जानकारी थी, लेकिन हार्वर्ड तक पढ़ाने चले गए। तो देखिए, हम तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, भारत असंभव को संभव करने का देश। और हार्वर्ड से पढ़े हुए चिदम्बरम वित्त मंत्री हो गए, वो भी कानून वकील। एक वकील चिदम्बरम, वो देश के वित्त मंत्री के तौर पर सफल वित्त मंत्री उन्हें लोग मानते हैं। तो ये तमाम चीजें, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन हाँ, हम अजूबा कर सकते हैं और अजूबों का देश है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, और एक बात है कि वित्त मंत्रालय में आप एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं, आपके पास योजना आयोग होता है, तमाम फाइनेंस कमीशन होता है, लिहाजा आप सलाह ले सकते हैं। और कम से कम अरुण जेटली काफी समझदार है, चीजों को समझते हैं, और अगर नहीं जानते तो एक्वायर कर लेते हैं। बिल्कुल, ये सिफत उनके अंदर है। दिनेश इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि उद्योग की बात हमारे सामने रख सकते हैं। दिनेश, अब जिस तर्ज पर अभी सिंह साहब ने अपनी टिप्पणी रखी है, खास करके अरुण जेटली के मामले में, या फिर निर्मला सीतारमण, जिन्हें हम अभी तक मानते रहे कि आर्थिक मामलों में वो काफी एक्सपर्ट नहीं है, अगर वाकई में उन्हें एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज कॉमर्स मिनिस्ट्री दे दिया जाता है तो बड़े भारी भरकम महकमे हैं। एक तरफ अरुण जेटली, एक तरफ निर्मला सीतारमण, और दूसरी तरफ देश को कम से कम 9% ग्रोथ रेट पर ले जाने की नरेंद्र मोदी की पेशकश। बड़ा मुश्किल है। नहीं, देखिए, ये कहीं ना विश्वास देंगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। सिंह साहब की बात में बिल्कुल ठीक सिंह साहब कह रहे हैं। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसमें अरुण जेटली का इंडिविजुअल कोई एक रोल जो होने वाला है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पॉलिसी फॉर्मेशन होगी तो इसमें मोदी जी का जो अपना रोल होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक एजेंडे पे हमेशा रहा है मोदी जी के, और बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के दखल अंदाजी के जो ये डेवलपमेंट और इस सारी चीज को पूरा कर पाना वो काफी एक डिफिकल्ट टास्क है। एक बार अगर आप अपनी पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई रोज के रोज चीजों में दखल अंदाजी वो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाती है। अगर मैं एक, चाहे वो टैक्स की सर्टेनिटी दूं या किसी भी चीज की सर्टेनिटी दूं, एक इन्वेस्टर्स की पॉलिसीज की सर्टेनिटी दूं, एक बार जब ये एक चीज लेआउट हो जाएगी तो उसमें उसकी इंप्लीमेंटेशन का ही इशू रहेगा। बिल्कुल। उदित राज जी, एक और मंत्रालय है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ, इससे पहले कि हम बाकी भारी भरकम मंत्रालय की चर्चा करें। अगर मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि ये वाकई में सूची अपने हिसाब से सही है, लेकिन जिस तरीके से नजमा हेपतुल्लाह के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की बात कही जा रही है, तो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता यही कहा करते थे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों होना चाहिए हमारे देश में, क्या वो अलग है? तो क्या ये मंत्रालय आपके यहां वाकई में होगा, और अगर होगा तो उसके लिए नजमा हेपतुल्लाह ही क्या सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो बात कल पता लगेगी, और बहुत देर नहीं है इसे पता लगने में जी। और ये तो सरकार की इच्छा के ऊपर है, नरेंद्र भाई मोदी की जो प्रधानमंत्री हो गए उनके और टीम के ऊपर निर्भर करेगा, पार्टी के निर्भर करेगा जी। अगर वो उचित समझते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय होना चाहिए तो होना चाहिए, और अनुचित समझते हैं तो कोई और मंत्रालय बना करके, या मंत्री तो बनी चुकी है नजमा हेपतुल्लाह जी, तो कोई और कारभार देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अंतर्विरोध है या कोई दिक्कत आने वाली है। नहीं तो आपके कई नेता मान के चलना चाहिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपके कई नेता टेलीविजन डिबेट्स में और कई जगहों पर इस बात पर आपत्ति उठा चुके थे कि यूपीए सरकार ने दरअसल ये अल्पसंख्यक महकमा क्यों बना रखा है, उसे इतना फैला क्यों रखा है, तो अगर उसको कंटिन्यू करना है तो उस पर इतनी टीका टिप्पणी क्यों होती थी? इसलिए कि नीतिगत मामला है जी, और नीतिगत मामले के ऊपर जब तक कि पार्टी की नीति मुझे नहीं बताई जाती, सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक मैं शायद कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा जी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो आपको पता लग जाएगा। चलिए, हम इस पर बड़ी अच्छी लगी बात कि आपने बेबाकी से इस बात को सामने रखा। राहुल देव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल देव जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय माना जा रहा है, अभी तक ये लिस्ट औपचारिक नहीं है, लेकिन औपचारिक ही सही माना जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे को दिया जाएगा। ऐसा महकमा जिसे यूपीए सरकार बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखती रही,
जिसके तहत कई सारी नई स्कीम्स को आगे बढ़ाने की बात कही गई, और उसका भार आज अगर हमारी इकोनॉमी पर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त है। गोपीनाथ मुंडे जी एक तरह से इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल लॉबी का प्रतिनिधित्व लगातार करते रहे हैं मुंबई के हिसाब से। नहीं, मेरा ख्याल है कि गोपीनाथ मुंडे औद्योगिक से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि ज्यादा बड़े हैं जी, और वो जिस इलाके से आते हैं, जहाँ के हैं वो बीड़ सबसे पिछड़े इलाकों में है, वो कोई औद्योगिक इलाका नहीं है, शुद्ध ग्रामीण और खेती वाला इलाका है। तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए ठीक है। ग्रामीण मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये इम्प्रेशन प्रमोद महाजन की वजह से शायद काफी कुछ गया है जी। तो ये एक महत्वपूर्ण है, बड़ा विभाग है, इसका बजट काफी बड़ा होता है, बहुत सारी योजनाएं इसमें हैं। ये बात दूसरी है कि मतलब कई लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी पिछले कई सालों में ग्रामीण विकास के नाम पर ठोस उपलब्धि उतनी नहीं है, और हमारे गांव आज भी बहुत पिछड़े हैं, बहुत सी सुविधाओं से वंचित हैं और सचमुच विकसित नहीं हो पाए। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे रखेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे अहम मंत्रालय किसके पास जाने की संभावनाएं काफी प्रबल दिख रही है, और इस कैबिनेट पर और क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार।